सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मजे में होंगे। बच्चे, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का लगभग सारा टॉपिक हो गया है और उस पे हम सारे टॉपिक को कवर किए हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। आई होप कि उसको आप रिवाइज करोगे और जो भी दिया गया है स्पेशली सिंगेज का प्रॉब्लम सारा एक बार नहीं 2 बार करके रख लो। ओके, सिंगेज कर लिए तो मेंस में बिल्कुल क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है मेंस में भी। ओके, सो एटलीस्ट 8 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आई होप जितने क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भेजा गया है उतने क्वेश्चन कर लोगे तो 8 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया जेईई मेंस में। और 8 मार्क्स का मतलब होता है लास्ट में अगर 8 मार्क्स लाते हो तो कम से कम 500 रैंक होता है। ओके, 8 मार्क्स के अंदर कम से कम अगर सेलेक्ट होने के बाद 8 मार्क्स आपका आता है तो कम से कम शुरू में लोगों के 500 और मिडिल में 8 मार्क्स में कम से कम मतलब कि 50,000 से भी ज्यादा रैंक या 5 लाख के आसपास रैंक वेरी करता है। ओके, सो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको सेंड किया गया है उसको एक बार सॉल्व कर लोगे और उसे अच्छे से कंप्लीट कर लोगे अपने मेमोरी में। ओके, सो एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था चार्ज से, चार्ज के प्रॉपर्टी पढ़े थे। उसके बाद हमने चार्जिंग का मेथड पढ़ा था। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो देखा था कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, कूलम्ब्स लॉ का यूज करके नेक्स्ट है हम लोग गॉस लॉ पे आते हैं। तो गॉस लॉ में हमने देखा था कि किस तरह से उसमें टर्म आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इनक्लोज चार्ज का क्या रिलेशनशिप होता है, उस पर बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं और उससे उसकी जो बारीक बारीक चीजें हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। सो आई होप आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, सो उसके बाद गॉस लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन गॉस थ्योरम के मेथड से कैसे करते हैं और बहुत कम्बरसम प्रॉब्लम होता है उसको गॉस लॉ के हेल्प से किस तरह से हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं, उसको देखेंगे। तो गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से वैरी करता है डिफरेंट सिचुएशन में, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन इसका। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है ये डिस्कस किया था। उसके अलावा एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये नॉइज क्रिएट कर रहा है इधर, इसको बंद ही कर देते। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है उसके फील्ड में किसी पोजीशन पे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा, इन जनरल पोजीशन में क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, इन जनरल पोजीशन में क्या होता है। ये याद ही रखते हैं, 2-4 बार जाके देख लो उसको भी। उसके अलावा हम कंडक्टर पढ़े थे। कंडक्टर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या क्या होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हॉलो स्फीयर के केस में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, उसका ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था। इतने चीजें हमने पढ़ी है, उसको प्रैक्टिस करो बच्चे। जो भी थोड़ा सा भी अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे जगह पे जाना चाहते हो, अपना कैरियर अच्छा करना चाहते हो, घर वाले को परेशान नहीं करना चाहते हो, घर वाले को खुश करना चाहते हो, हमको भी खुश करना चाहते हो और अपने आप को अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड देना चाहते हो तो पढ़ाई करो और अच्छे से इसको पढ़ाई करो, रिवाइज करो तो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फिर अच्छा कैरियर चूज कर सकते हो। ओके, चलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और उससे पहले हम बात करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले एक आज का क्लास जो है थोड़ा सा 2-4 प्रॉब्लम और भी ले लेते हैं, रिकैप हो जाएगा आपका और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। मंडे से जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है। बीच में कहोगे सर कैपेसिटर छोड़ रहे हो, तो पहले अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ लेते हैं तो कैपेसिटर समझना और भी आसान हो जाएगा। ओके,
सो उसमें किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ किस तरह से अप्लाई किया जाता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मेथड क्या होगा, किस तरह का होगा, तो उसकी बात कर सकते हैं हम बाद में बहुत आसानी से। तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी सीख लेंगे और उसके बाद कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। सो हम यहाँ पे रैंडमली 2-3 प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि एक तो अर्थिंग वाला से एक, अगर मान लो कि 53 नंबर 53 नंबर है, ओके, ये 53, 54 ये को दो क्वेश्चन ले लेते हैं, 53, 54। आई होप आप जूम करके देख रहे होगे तो इसको पता चल जाएगा, ओके, 53 और 54। चलिए एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है इस पे। (53) और 54, एक सेकेंड, हाँ अब ऐसे करके दिखेगा। तो ये 53 देखना, 54 देखना और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे थोड़े से, ओके, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और इधर भी है कोई प्रॉब्लम तो उसको भी हम कर लेते हैं एक बार। अच्छा जो प्रॉब्लम है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। हाँ। देखो ये प्रॉब्लम जो है हमने ये वाला 15 नंबर, अब इस वीडियो में 21 नंबर ये सब हमने डिस्कस किया है, 20 नंबर, और इस तरह के प्रॉब्लम 16, 18 ये सब कुछ जो है 25 ये सब कर लेंगे। और जो पीडीएफ में दिया गया है आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, इस तरह के प्रॉब्लम देखो, ये वाला 32 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन हमने कराया, वीडियो भी है उसका। 39 देखो ये आसान होगा आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम करेंगे। अब ये वाला 41 नंबर देखेंगे, अभी 42 देखेंगे हम लोग, और ये इस तरह के क्वेश्चन और भी देखेंगे हम लोगों के। सो यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देख लो, इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 3, 2, 1, 4, 5, 10, 8, 7, 6 ये सब बहुत बढ़िया कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आसान है, गॉस लॉ पे बेस्ड है। 11, 12 ये सब, ओके। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे बच्चे हर एक का। और इसमें देखो, हाँ ये क्वेश्चन जो है एक शायद पता नहीं हम कल डिस्कस किए थे, 19 नंबर भी है, 20 नंबर भी है, आपका 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन 17 नंबर, 18 नंबर हमने डिस्कस कर रखा है। 22 नंबर सेम 16, 17 के जैसा है। 21 नंबर, 20 नंबर, ये 19 हमने डिस्कस किया था, 20 भी डिस्कस किया था। उसमें किसी को एक डाउट हो रहा था तो हम 20 नंबर देख लेंगे फिर से। और ये सब प्रॉब्लम एक कैविटी वाला है जिसका हमने वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। 44 नंबर जो है और वीडियो जाके देखो, हमने वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया है। 44 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है। 23 और इसमें एक ग्राफ वाला जो है 46 नंबर, 45 वाला हमने कल ही डिस्कस किया है आपको वीडियो में। और ये 2, 3 भी देख लेंगे इसमें और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में, ओके। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। 53 तो हमने दिखा दिया आपको। हाँ चलो, सो ऐसे सीट्स हैं हमारे पास और इसको हम आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। अब जैसे न्यूमेरिकल में भी जैसे कि सिमिलर क्वेश्चन होगा, ये देखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब क्वेश्चन देख लेंगे। देखो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कराने वाला। देखो इसमें क्या है, सो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए बच्चे, तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले और अब जो है फोकस हम बोर्ड पे ले लेते हैं, ओके। तो बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया है आपको। सो ये सब सिंगेज का क्वेश्चन है, ओके। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप बाकी
इस पे बेस्ट प्रैक्टिस जीआरबी का कोई पीडीएफ है तो डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन मिल जाता है, जीसी अग्रवाल वाला करना, जेई वाला। ओके, सर्च करो, नहीं तो मैं मेरे पास अगर है तो हम सेंड कर दे रहे हैं आज। ओके, ठीक है। सो एक बच्चे को कंफ्यूजन था शायद, जो कल हम बताए थे उसमें शायद मिस्टेक हो गया है या नहीं, या मिस प्रिंटिंग हो दिख रहा है, वो देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था redistribution of charge on plate Q, 2Q, 3Q, -4Q, ये भी -3Q दिख रहा है, वीडियो चल रहा है, हाँ ठीक है। सो बच्चे ये है -3Q, ये -4Q, या 2Q। इसको A B C D 4 कंडक्टर है हमारा। तो सबसे पहले A के राइट साइड वाले पे लिख लो। A के राइट साइड वाले पे लिखेंगे तो टोटल चार्ज है Q, और इसमें देखो तो A के राइट साइड इस पेज पे लिखना है, तो इस पे जो चार्ज है या इसके इधर जो टोटल चार्ज होगा उसको काउंट करो। तो ये हो गया आपका Q, ये Q माइनस इसके लेफ्ट में जितना चार्ज है। ओके, फिर से देख लो, इस सरफेस के लेफ्ट में जितना चार्ज है सबको एक साथ कनेक्ट करो। 2Q माइनस 3Q माइनस 4Q, कुल मिला के हो गया कितना, -5Q। उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ये हो जाएगा आपका Q प्लस 5Q डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपका कितना बताओ तो बच्चे, 7 प्लस 2 हो गया, -7 प्लस 2 -5, और ये माइनस, ठीक है। ये हो गया बच्चे 3Q। ओके, सो इस पे आ जाएगा 3Q, और जब ये Q में से 3Q इधर ले आएंगे बच्चे, तो इधर क्या बचेगा, 1 में से 3 माइनस कर लिया तो -2Q ही बचेगा ना। सो A पर हो गया -2Q। अब इस पे +3Q आया है तो इस पे -3Q हो जाएगा। बताओ, फेसिंग सरफेसेस क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेगा। अब देखो इस पे तो टोटल चार्ज 2Q ही है, तो इस पे टोटल चार्ज 2Q है, इसमें से -3Q इधर आ गया, तो 2Q में से -3Q को माइनस करेंगे, मतलब कि 2 में से -3 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 5Q मिलेगा बच्चे। अब ये +5Q है, तो इस केस में +5Q है, तो इस केस में इधर जो आएगा कितना आना चाहिए बच्चे, -5Q। अब ये -3 में से -5 अगर इधर आ गया, -3 में से -5 इधर आ गया, तो -3 में से -5 को माइनस करो तो कितना बचेगा इधर बच्चे, +2Q। अब इस पे +2Q आएगा तो इस पे भी कितना आना चाहिए, -2Q आना चाहिए। ओके, और ये -4Q में से -2Q इधर आ गया, तो ये बचेगा जो है आपका, कितना बचेगा बच्चे, -2 में से -2Q। ओके, ये माइनस है, तो शायद हमारा पता नहीं मिस प्रिंटिंग एक बच्चे ने सेंड किया था हमें स्क्रीनशॉट। देखो बच्चे ये करेक्ट है, अब इधर -2Q ही होगा। ओके, उधर हमें नहीं पता, हम भूल गए क्या लिखा हुआ था, तो इधर देखो -2Q, मतलब कि जो भी अरेंजमेंट होगा उसके लेफ्ट में पूरा, उसके लेफ्ट में जो चार्ज होगा, अच्छा ये प्लस लिखा हुआ, ये माइनस होगा ना, प्लस नहीं होगा, इधर तो Q में से प्लस इधर चला गया तो माइनस होगा, इसमें भी प्लस लिखा गलत है। तो ये देखो ये -2Q और ये -2Q, सबसे राइट वाले के राइट सरफेस पे और सबसे लेफ्ट वाले के लेफ्ट सरफेस पे क्या होगा, चार्ज सेम नेचर का सेम मैग्नीट्यूड में होगा। अगर इधर -2Q है तो इधर भी -2Q, अगर इधर -5Q होता तो इधर भी -5Q, अगर इधर +10Q होता तो इधर भी +10Q। और जो फेसिंग सरफेसेस होता है उस पे इक्वल एंड अपोजिट। ओके, लिखते कैसे हैं, पहला एक आपने कैलकुलेट कर लिया, बाकी रीअरेंज कर लेंगे। तो लिखते कैसे हैं, सबसे पकड़ो, सबसे पहले वाला फर्स्ट कंडक्टर के राइट सरफेस को पकड़ो। ओके, राइट सरफेस पे जो चार्ज होगा, इसके लेफ्ट में जो टोटल चार्ज है और इसके राइट में जो टोटल चार्ज है उसका डिफरेंस का 2 कर दो,
वो आपको मिल जाएगा। व्हाट एवर भी जो नेचर होगा प्लस एंड माइनस उसको भी आप कंटेन करेंगे। तो ये हो गया आपका +3q आया, तो इस पे है +3q, तो इस पे हो जाएगा -3q, इस पे होगा +5q, इधर -5q, इधर +2q, सब उसके बाद इससे रिलेशनशिप होगा, फिर इधर -2q, फिर इधर -2q। ओके, सो इस तरह से अरेंज कर दिया। अब कहता है 2 पॉइंट है ए और बी, अगर इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों चार्ज क्या करेगा, अब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बट ये अच्छा ये ए भी नहीं, इसको मान लो कि एस टी बोल देते। हाँ, सो ये दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। चार्ज करने का मतलब जनरली पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज जो है फ्रॉम एस से टी फ्लो करेगा कितना, +5q। अगर टी से एस पूछता है तो कितना फ्लो करेगा, -5q। अगर टी से एस जो है पूछा गया तो कितना फ्लो करेगा, -5q, और एस से टी पूछा गया तो +5q। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब इसमें ही एक दो रैंडम ले लेते हैं, हमें एक दो और कर लेते हैं बच्चे। जैसे कि मान लो मान लेते हैं Q, ये 0 और ये -3Q, A B C है। तब देखो इस यहाँ पर जो चार्ज लिखेंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, Q माइनस, देखो इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो 0 + -3Q डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया Q + 3Q डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये हो जाएगा आपका 2Q। ओके, सो ये 2Q चार्ज कैसा है, प्लस आया, +2Q इधर आ गया, तो Q में से +2Q इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, -Q बचेगा। बताओ जी बच्चे, इधर -Q बच जाएगा। अब इस पे +2Q है तो इस पे कितना होगा, -2Q हो जाएगा। अब इस पे 0 है तो 0 में से -2 करेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा बच्चे, +2Q बच जाएगा, क्या +2Q, और +2Q हो गया इस पे, तो इस पे कितना होना चाहिए, -2Q होना चाहिए, और ये -2Q इधर आ गया तो इस पे कितना बचेगा, -Q बचेगा। अगेन देखो आउटसाइड सरफेसेस जो है, एक्सट्रीम आउटसाइड सरफेसेस क्या है, इक्वल एंड सेम नेचर का चार्ज रखेगा। अंदर जो फेसिंग सरफेसेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज रखेगा। हो गया अरेंजमेंट। ओके, सो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि फटाफट आप अगर आपको सीख लिए होंगे तो फटाफट ये हो जाता है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब एक कंडक्टर वाला, अर्थिंग वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, सो उस पे एक कर लेते। अर्थिंग वाला देखो, एक दो कंसेप्ट हमने कोरोना डिस्चार्ज पे बताया था कि अगर मान लो कि देखो ये अगर कंडक्टर, हमने अगर अच्छे से वीडियो दिखाया होगा आपको, देखा होगा आपने, तो एक जब डिस्कस कर रहे थे कि मान लो कि कंडक्टर जो है इस तरह से है, पॉइंटेड नहीं रखते हैं, चलो कंडक्टर इस तरह से होता है, कंडक्टर इस तरह से होता है,
कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपको क्या है अटेम्प्ट लेना आ जाएगा। तो कंडक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे, इसके अंदर भी किसी भी पॉइंट से आपसे पोटेंशियल पूछा गया, तो पोटेंशियल क्या होगा, कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसका क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इसमें सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, इसका सेम होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे। सो पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। वैसे ही दो छोटा बड़ा स्फीयर है, अगर इस पे चार्ज है और दोनों वायर के थ्रू कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, दोनों का सेम ही होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर वायर के थ्रू कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ये कंसेप्ट याद रखेंगे। अब देखो इस केस में अब पोटेंशियल सेम रहता है, बट यहां पर हमने कल भी बताया था एक टर्म सिग्मा 1 R1 सिग्मा 2 R2। ओके, सिग्मा 1 R1 पहले भी बताया था, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल सेम होगा। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, पोटेंशियल सेम है तो K Q1 बाय R1 इक्वल टू K Q2 बाय R2, ऐसा भी लिख सकते हो, बताओ। सो K कैंसल, Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2, ये भी याद रखेंगे बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अब इसमें सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2, ये भी देखो कैसे आता है, यहीं से आता है। अब इसमें मान लो कि हम इसमें इसको 4 पाई इधर भी कर दें और R1 इधर भी कर दें और Q2 4 पाई R2 इधर भी कर दें, 4 पाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। सो Q1 Q2। अब देखो इसको ही अगर हम R1 स्क्वायर करना चाहते हैं, तो अगर ये 4 पाई R1 स्क्वायर हो गया तो एक R1 ऊपर आ जाएगा ना, और इसमें भी देखो तो Q2 4 पाई R2 स्क्वायर करना चाहते हैं तो एक R2 ऊपर आ जाएगा। अब देखो बच्चे ये क्या है, Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, मतलब टोटल चार्ज ऑन दिस, ये R1 मान लेते हैं और ये R2, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2। ओके, सो Q1 बाय ये क्या होगा, Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसमें भी टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज, सरफेस एरिया यही है ना टोटल स्फीयर का, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 लिख सकते हैं। तो यहीं से ये रिलेशनशिप आता है, दो छोटा बड़ा कंडक्टर अगर वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो दोनों का सेम होगा, ये कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं और उससे देखते हैं तो ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसको भी याद रखोगे तो बहुत हेल्प होगा, डायरेक्ट वहां पे कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और होगा तो फटाफट 2 सेकंड में सॉल्व होगा। इसे आप सॉल्व करने जाओगे तो 3 मिनट भी लग सकता है। ओके, सो ये सब जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार एक ही क्वेश्चन को 10 बार अगर सॉल्व करते हैं तो फटाफट आपको सारी चीजें दिमाग में हट जाती है। भूल रहते हो, भूल जाओगे, लेकिन फिर से जैसे ही क्वेश्चन आएगा याद आता है फट से, ऐसे कि भाई पूरा एकदम से क्वेश्चन सामने आ जाता है। ओके, सो तो इस तरह से सिग्मा 2 की बात करें तो Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। ओके, सो ये वाला याद रखिए। अब कोरोना डिस्चार्ज की बात क्या होता है कि अगर बहुत सारा कंडक्टर जो है उसका शेप अलग अलग होता है, कहीं पे पॉइंटेड होता है, एकदम से पिन पॉइंट नेडल जैसा बना हुआ रहता है रफ सरफेस पे, कंडक्टर भी है, स्मूथ नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब जगह सेम नहीं है, तो जो भी पॉइंटेड होगा तो वहां पर क्या होगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल होने के बावजूद अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर
इक्विपोटेंशियल होने के बावजूद अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अब इसमें देखो, अगर सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R2 बाय R1 एंड E क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में क्या हो जाता है कि इक्विपोटेंशियल होने के बावजूद भी रेडियस ऑफ कर्वेचर में वेरिएशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में वेरिएशन होता है तो चार्ज डेंसिटी में वेरिएशन हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ओके, सो जहां पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा। समझ गए बच्चे। यहां पर ही देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। और क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मान लो कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल पॉइंट है आप कहीं पर, तो पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बहुत एकदम पिन पॉइंट है, निडल जैसा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बहुत ही कम होगा। तो वहां पे नॉर्मली भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है तो वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, डाइलेक्ट्रिक के बारे में कैपेसिटर पढ़ेंगे, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देगा। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देंगे तो मीडियम जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा और यहां से चार्ज जो है मीडियम को फ्लो होने लगेगा। ओके, तो जो भी चार्ज होगा वो मीडियम में फ्लो करने लगेगा, जिस पॉइंट जहां पे पॉइंट होगा नुकीला होगा। ओके, सो ये चीजें, इसको ही बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ओके, कोरोना तो अभी बाद में आया है, ये वाला कोरोना वैसा ही है, ये भी पेनिट्रेट करने वाला। ओके, सो कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो बच्चे आई होप कि ये समझ गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप कर सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हो ये वाला रिजल्ट, डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और इक्विपोटेंशियल करने का मतलब दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल। तो इससे एक और कंक्लूजन मिलता है कि अगर पोटेंशियल इक्वल है सब जगह, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए। अगर पोटेंशियल इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, सॉरी इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। जहां पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात भी इस यहां से याद रखते हैं। ओके, तो ये सब कंसेप्ट जो है जितनी बार प्रैक्टिस करोगे याद रखोगे उतना ही, क्योंकि एडवांस में आपका कंसेप्ट जो है वो चेक करता है और उस कंसेप्ट को अप्लाई कितना करते हो। तो अप्लाइड कंसेप्ट के एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करोगे तब जो अननोन क्वेश्चन है उसको, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन सीखो, एप्लीकेशन करना सीखो। ओके, तो प्रैक्टिस करो। शुरू में दिक्कत होगा, 1-2 चैप्टर में दिक्कत होगा और 1-2 चैप्टर में अगर आपने कर लिया फिर बाकी चैप्टर में उतना दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है तो हर एक चैप्टर में दिक्कत होगा, आपको बस एप्लीकेशन सीख लेना है। 1-2 चैप्टर में जैसे ही एप्लीकेशन आपने सीख लिया, प्रैक्टिस करके, सॉल्यूशन देख के या हमसे पूछ के, उसके बाद बाकी का जो है चैप्टर में अपने आप पंडित हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। ओके, तो प्रैक्टिस जरूरी है। चलो, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 55 नंबर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 55 नंबर। ओके, कि ये जो है y और ये x है और ये है z, ये y और ये x और ये z है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से x एक्सिस में है, x एक्सिस के अलोंग 2x स्क्वायर वोल्ट मन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x एक्सिस में है लेकिन x का फंक्शन है, यहीं पे पता चल गया। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2x स्क्वायर करने का मतलब x का फंक्शन है। अगर x चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज करेगा। x अगर चेंज कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब कहता है कि x पे 2-3 पोजीशन होता है। ओके, यहाँ पे V1 है पोटेंशियल, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, यहाँ पे V3 पोटेंशियल है। इस ओके, इसका जो गैप है ये है x1 और ये है x2।
गैप है, ये x1 है और ये x2 है बच्चे, ठीक है। सो अब इस केस में कहता है क्या कि इफ v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 माइनस v3 देन ऑप्शन दे रखा है x1 इज इक्वल टू x2, दूसरा x1 इज ग्रेटर देन x2, तीसरा x2 इज ग्रेटर देन x1 और 4 है डाटा इनसफिशिएंट। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ओके। इसको सिंपली आपको e इक्वल टू 2x² बोल रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है और डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या सिचुएशन होगा। तो जैसे जैसे ये x में प्रोसीड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज होता जाएगा। अब कहता है ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डेल्टा एल, E इंटू डेल्टा एक्स होगा ना। अब E तो चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको कांस्टेंट होने के लिए अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डेल्टा भी दोनों, ये दोनों जगह कांस्टेंट है, तो इस केस में E डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, E डेल्टा एक्स कांस्टेंट होना चाहिए। हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिए, ऐसे आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। इधर आएगा तो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो अगर ये वाला लेंथ ज्यादा हुआ तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज्यादा होना चाहिए। इधर वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ये इक्वल भी रहा, x1 x2 इक्वल भी रहा, तो यहाँ पर आते आते जैसे ही प्रोसीड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया। तो इक्वल भी रहा तो इधर तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू दिस 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है और E इंक्रीज कर रहा है, E इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब डेल्टा x जो होगा डिक्रीज कर रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, जब E डेल्टा x पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है ना, E v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 माइनस v3, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इंटरवल के लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब E तो इंक्रीज तो कर ही रहा है, इसका मतलब ये इंटरवल को ही डिक्रीज होना पड़ेगा। इसमें x1 इज ग्रेटर देन x2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, जस्ट लॉजिकल था ये। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे, जैसे कि अब 54 नंबर क्वेश्चन लोगे, नंबर क्वेश्चन लोगे तो ये तो इस पे बेस्ड है, E4I 5J है एंड V0 जो है पोटेंशियल एट ऑरिजिन, ओके। तो अब देखो कहता है पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल at point, potential at point xy, potential at point xy। अब देखो यहां पे आप ये लिखोगे E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाय dr होता है बच्चों, बोलो हाँ या ना। सो इस केस में हम बात करेंगे तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट dr, बोलो जी बच्चों हाँ या ना। अब इसमें ही अगर बात करें तो डेल्टा वी एक्स की बात करेंगे तो माइनस ई एक्स डी एक्स होना चाहिए बच्चे, ओके। डेल्टा वी वाई की बात करेंगे तो ये होना चाहिए आपका, इसमें वी वाई वी जेड तो नहीं होगा, सो आप वी एक्स वी वाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एक्स वी वाई तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट है, सो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स होना चाहिए,
ये इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई होना चाहिए, ठीक है। सो और ई जेड वाला भी होता तो ऐसा ही होता बच्चे। सो ये वी एक्स की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा वी एक्स माइनस वी नॉट ओरिजिन में एक्स इक्वल टू 0 पे, और ये हो जाएगा आपका वी वाई माइनस वी नॉट। ओके, सो पहले हम इसकी बात कर लेते। सो ये जो हो जाएगा आपका, इसको x और y में लिखना है तो एक ही बार हम माइनस कर देंगे, बार बार माइनस नहीं करेंगे। सो vx का एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, -4 dx, तो ये हो जाएगा -4x, ठीक है भाई, -4x, और ये हो जाएगा आपका -5 dy, तो ये हो गया -5y, ठीक है भाई। सो v जो है स्केलर क्वांटिटी होता है vx प्लस vy करोगे, इसको और कुछ ना करना है। सो ये हो जाएगा आपका, और vxy है, तो ये जो है -vx माइनस vy, सॉरी, तो ये आपको -4x माइनस 5y होगा। और ओरिजिन के कंपैरिजन में ये जो हुआ है, ओरिजिन के कंपैरिजन में माइनस वी नॉट लिख दो, तो ये वी एक्स वाई की बात करें तो वी नॉट -4x माइनस 5y होना चाहिए। आई जे नहीं लगेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है। सो 54 का देखोगे तो ये हो जाएगा क्या, वी नॉट -4x माइनस 5y, 1 नंबर आंसर होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, सो ये -4x है, ये -5y है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ओके, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो इसको इस तरह से हम देखेंगे। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, -4x। जनरली ये इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा भी मिलेगा ना, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल होगा vxy और इनिशियल जो होगा ऑरिजिन पे, पोटेंशियल एट ऑरिजिन। ओके, और उसका एक्सप्रेशन मिलेगा हमें -4x माइनस 5y, तो ऑरिजिन पे v नॉट दे रखा है, ये इधर गया तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चे, इसको याद रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर पे हमने बताया है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का प्रॉब्लम। ये जो है ये सेल है, ओके, कंसेंट्रिक थिक स्फेरिकल सेल, स्फीयर ऑफ रेडियस। ये है स्फीयर, ये है स्फीयर आपका, इसका रेडियस आ, और ये है आपका थिक स्फेरिकल सेल, थिक स्फेरिकल सेल। और इस अंदर वाले को जो है आपने क्या किया, अर्थ कर दिया, और a charge plus 10Q is given to the cell। ओके, इसको +10Q दे दिया। अब सेल को जो भी चार्ज देंगे तो सेल के आउटर सरफेस पे ही रहेगा ना, इनर सरफेस पे नहीं रहेगा। जो भी चार्ज दोगे सेल को वो आउटर सरफेस पे ही रहता है, इनर सरफेस पे नहीं रहता है जनरली। सो अब इस पे चार्ज इनर सरफेस पे अर्थिंग के कारण आएगा, वो अलग बात है, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन में दिख सकता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे।
तो कहता है कि जब अर्थ कर दिए, अगर मान लो कि अर्थ नहीं करते, 10 कूलम दे दिया इसको, 10 + 10 क्यू, ठीक है, इसके आउटर सरफेस पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसका पोटेंशियल पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो अगर स्फेरिकल सेल है, ठीक है या थिन है, व्हाटएवर भी, तो ये तो बॉडी इक्विपोटेंशियल होता ही है, और उसके अंदर, सेल के अंदर भी किसी भी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अभी क्वेश्चन में कहता है अर्थ कर दिया तो इस पे कितना चार्ज होगा स्फीयर पे, वो बताओ। हमने अर्थ नहीं किया है, ओके। तो ये कंसेप्ट तो आप जानते हो कि सेल के अंदर और सेल के सरफेस पे, स्फेरिकल सेल के अंदर और स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पे, अगर थिक स्फेरिकल सेल है तो उसकी बॉडी मटेरियल के अंदर भी किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो अर्थ नहीं है तो यहाँ पे, 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 कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। V मान लो कि ये PQ V1 = V2 = V3 डिफरेंट पॉइंट है, ओके। यहां से लेकर इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, ओके। अर्थ अभी नहीं किया है तब। सो पोटेंशियल जो है सेम होता है, और किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा सीधा KQ/, और ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस है इसका कितना? 2r, और ये रेडियस है आपका 3r, ओके। तो ये पोटेंशियल जो होता है KQ/3r आउटर रेडियस के अकॉर्डिंग, क्या KQ/3r होता है बच्चे। अगर इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये कंसेंट्रिक थिक सेल और स्फीयर इसके अंदर है, तो +10Q दिया, तो इसका जो ईच एंड एवरी पॉइंट का कहीं पर भी पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होना चाहिए? KQ की जगह 10Q लिखो बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। K +10Q/3r हो जाएगा, मतलब KQ/r, KQ करने का मतलब ये रेडियस r है और इस पे टोटल चार्ज Q है, तो ओके। सो बच्चे ये तो फिक्स हो गया, चलिए समझ गए। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये जो है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, या इस स्फीयर का पोटेंशियल, ये कुछ भी क्या होता? KQ/r, Q कहने का मतलब +10Q, R कहने का मतलब 3r, ओके। सो KQ/r होता। अब जो है हम इसको अर्थ कर देते हैं बच्चे, ओके। अब जो है अर्थ कर देते हैं बच्चे। तो जिस भी बॉडी को अर्थ किया जाता है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। हमने अर्थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रेज किया जाता है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, ओके। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जाके करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सो जिसको भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है उसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, ये याद रखेंगे। किसी भी कंडक्टर को आपने अर्थ के से कनेक्ट कर दिया तो उसका जो पोटेंशियल, और पोटेंशियल करने का मतलब सिर्फ इसके चार्ज के कारण नहीं, सारे चार्ज के कारण जो इस पे पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए? अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए, तो दैट इज 0 लिया जाता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या लिया जाता है? 0। तो बच्चे क्या है कि अब ये अर्थ से कनेक्ट हो गया तो इसका यहाँ पे इस स्फीयर का पोटेंशियल तो 0 होना चाहिए। इस अर्थ, तो इसके लिए क्या करता है? अर्थ चार्ज दे भी सकता है, चार्ज ले भी सकता है, मतलब कि अर्थ जो है प्लस चार्ज भी सप्लाई कर सकता है और माइनस चार्ज भी सप्लाई कर सकता है पोटेंशियल को 0 करने के लिए, ओके ओके। सो इस केस में अगर इसको अर्थ कर दिया तो इसका जो है पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, तो मान लेते हैं कि इसके पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए अर्थ से कोई चार्ज आया है Q। सो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन आउटर सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन, ये क्या होना चाहिए? V स्फीयर जो होना चाहिए
आफ्टर अर्थिंग के बाद वी स्फीयर क्या होना चाहिए, 0। मान लेते हैं स्फीयर पे चार्ज जो है Q आ गया, तो KQ बाय स्फीयर पे, इस स्फीयर पे जो चार्ज है Q, इस चार्ज के कारण इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा KQ बाय R हो जाएगा। और इस चार्ज के कारण जो यहाँ पे स्फीयर पे पोटेंशियल होगा K प्लस 10Q बाय 3R, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो के तो कैंसिल हो गया, Q इक्वल टू बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जी बच्चे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10Q बाय 3। R भी कैंसल, R भी कैंसल हो जाएगा। सो चार्ज ऑन इनर स्फीयर की बात करेंगे तो चार्ज ऑन इनर स्फीयर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चे। चार्ज ऑन इनर स्फीयर की बात करेंगे तो चार्ज ऑन इनर स्फीयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका -10Q बाय 3, -10Q बाय 3। इसका आंसर्स नहीं है, आंसर्स चेक करेंगे हम, -10Q बाय 3 होगा। सिंपली याद रखेंगे ये वाला अगर मान लो कि ये R है और ये मान लो इसका R1 है और इसका जो है R2 है, दोनों हॉलो स्फीयर अलग क्वेश्चन अब ले लेते हैं। दो कंसेंट्रिक सेल है, R1 है R2 है, अगर इस पे चार्ज Q डाला तो इस पे कितना चार्ज होगा अगर अर्थ कर दिया तो देखो इस केस में बच्चे कितना चार्ज होगा इस पे। ओके, सो इस चार्ज हॉलो स्फीयर की इस स्फीयर पे या स्फीयर ही बोलो, इस स्फीयर पे जो चार्ज है Q, इसकी वजह से इसके पोजीशन पे पोटेंशियल लिखोगे तो क्या लिखोगे, KQ बाय R2 ही लिखोगे। ओके, अब मान लेते हैं इस पे चार्ज जो है जब अर्थ से कनेक्ट हुआ है तो चार्ज इस पे आ गया है Q, तो KQ बाय R2 इक्वल टू 0। सो इस केस में K बाय R2 Q इक्वल टू सीधा -Q हो जाता है। ओके, इस केस में ये अलग एग्जांपल अब ले लो और ये अलग है। ओके, सो इसमें इनर की बात कर रहे हैं, इसमें आउटर को अर्थ किया है तो जो अंदर जो चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू बात करेंगे तो -Q, मतलब कि +Q चार्ज अर्थ ने रिसीव किया या फिर अर्थ ने सप्लाई कितना किया, -Q चार्ज सप्लाई किया अर्थ ने। या फिर इस पे जो आपको पता ही है कि अगर कोई स्फीयर को कंसेंट्रिक सेल के अंदर रखते हैं तो स्फीयर पे जो चार्ज होगा अपने आप ऊपर चला जाता है। ओके, ऐसा भी हमने पहले ही बताया था कि कैविटी में कोई चार्ज रख देंगे तो वो जो है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अपीयर होगा और कैविटी वाला चार्ज जो है आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, सेफ रहता है, अनइंटरेक्टेड होता है। ये वीडियो में भी आपको बताया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कंसेप्ट को रियलाइज करोगे, नहीं तो जनरल कहानी जो नॉर्मल बात लगता है, नॉर्मल टीचर का भाषण लगता है या टीचर का भाषण जैसा नॉर्मल लगता है वैसा ही लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करोगे जाके तब आपको रियलाइज होगा हाँ क्या चीजें हम सीख रहे, कितनी कीनली हम लोग सीख रहे। ओके, सो अगर किसी सरफेस कंसेंट्रिक सेल के अंदर चार्ज +Q दिया जाता है तो सेल के ऊपर अपने आप अपीयर हो जाता है। ये मैंने गॉस थ्योरम में पढ़ा ही था पहले ही। ओके, ठीक है भाई। नाउ हम बात करते हैं आउटर को अगर अर्थ किया तो सीधा इक्वल अमाउंट में आ जाएगा, Q इक्वल टू -Q। ओके, इनर की बात करें तो ये इस तरह से जो गिवन क्वेश्चन है उसमें इस तरह से होगा। और एक जनरल इनर की बात कर ले, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा है ऐसा क्वेश्चन
कि अगर इसको प्लस क्यू है और इसको आप क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, तो अभी तो इसका पोटेंशियल जीरो होना है, इस पे चार्ज क्यू होगा। अगर इसका रेडियस मान लो आर है और इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो इसका जो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है। आफ्टर अर्थिंग जो है, अर्थिंग की बात करेंगे तो अर्थिंग जो है, कंडक्टर 1 V1 का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो इस केस में V1 का पोटेंशियल, V1 पे जो पोटेंशियल होगा तो इस चार्ज की वजह से भी होगा, कितना होगा जी, KQ, ये जो है अंदर पड़ता है इस चार्ज के, तो KQ/R हो गया। और इस पे कुछ अर्थ से कनेक्ट किए हैं तो इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए चार्ज आ सकता है या चार्ज जा सकता है। तो हम मान लेते हैं इस अर्थ पे जो चार्ज, सॉरी इस स्फीयर पे जो चार्ज है स्मॉल q है, तो स्मॉल q के कारण इस पे पोटेंशियल होगा KQ/R, KQ ये R, और इसको जीरो कर दो तो यहां से ही आएगा Q इक्वल टू क्या होगा, -Q R/R, ये याद रखेंगे, -Q R/R। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हमने डील किया। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आपने कर लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 4 जो देखे हुए स्क्रीनशॉट में, ये इस तरह से है, देख लो, इस पेज पे आ जाते हैं। 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो 3 चार्जेस है, हैव बीन प्लेस्ड एज शोन, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फॉर, ये सब क्वेश्चन कर रखे हैं। कंसीडर गॉसियन सरफेस दैट सराउंड पार्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P राइजेज। ओके, अगर मान लो कि गॉसियन सरफेस ये है और 2-3 जो है चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ओके, तो अगर ये पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करेगा, कौन कौन से चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है उसमें सारे चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है, आउटसाइड वाला जो चार्ज होता है उसका भी होता है। ओके, ये बात याद रखेंगे, जो सरफेस पे है, जो इनसाइड है, जो आउटसाइड है, उसका भी होता है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे तो सरफेस वाला इंक्लूड कर लेंगे, सरफेस वाला इंक्लूड करेंगे, बट ये वाला जो है आउटसाइड वाला इंक्लूड नहीं करते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करेगा तो सारा आएगा, कैलकुलेशन के केस में हम इंक्लूड नहीं करते, अलग बात है। ओके, कहता है thin metallic spherical cell contain charge Q on its surface, a point charge Q1 is placed at the center of the cell, another charge Q2 is placed outside the cell, all the 3 charges are positive, then force on charge Q1, then force on charge Q1 की बात करेंगे। ओके, ये कंसेप्ट पे ही तो डील कर रहे थे कि चार्ज को कैविटी में रखते हैं तो क्या होता है। ओके, तो इस पे जो है प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और यहाँ पे एक चार्ज लिखा हुआ है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने पहले ही डील कर लिया है कंसेप्ट में। कहता है कि ऑल द 3 चार्जेज आर पॉजिटिव, सब कोई पॉजिटिव है, देन फोर्स ऑन चार्ज Q1, इस पे क्या फोर्स लगेगा, इस पे क्या फोर्स लगेगा। तो ये कैविटी में है, तो ये कैविटी में क्या होता है, आउटसाइड चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, और इससे इंटरेक्ट नहीं करता है, इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ गए। अगर इसको रख दिया तो ये आउटसाइड चार्ज अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेगा ताकि इसके अंदर जो है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आउटसाइड किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ना हो। ओके, आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन ये इसी चार्ज के कारण होगा, और कोई भी चार्ज अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है। आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर इन नहीं करेगा, तो उस पे फोर्स की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, जीरो, नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो जीरो कहेंगे। पहले ही बता दिया था कि अंदर वाला जो होता है उसको बाहर वाले से मतलब नहीं है, ये अंदर वाला को ये प्रोटेक्ट करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। हो सकता है कि ये जो है इधर ज्यादा हो जाए और इधर कम हो जाए, इधर माइनस हो जाए, इसको काउंटर करने के लिए, तीनों पॉजिटिव है तो
ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अंदर वाला क्या है, बाहर वाले को इंटरटेन नहीं करेगा, बाहर वाले अंदर वाले को इंटरटेन नहीं करेगा। कौन नहीं करने देगा, ये आउटसाइड वाला जो है वो अपने आप को रीअरेंज करके इसके इफेक्ट को नलिफाई करेगा। ओके, ठीक है जी, ये बात याद रखेंगे। The electric flux from a cube of age L and is phi, and age of cube is made 2L. Okay, electric flux from a cube of age L is phi. If age of cube is made 2L, charge enclosed is half, its value will be. Okay, कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब जो है L, क्यूब का एज जो है L है। ओके, तो इसके थ्रू फ्लक्स जो है फाई है। अब कहता है कि इसको हमने 12 कर दिया भाई, हाँ ठीक है, कर लो भाई 12। इसको हमने 12 कर दिया भाई, तो 12 करने से कहता है कि चार्ज इनक्लोज इज हाफ। चार्ज को Q पहले था, Q इसके अंदर था, अब इसके अंदर Q2 कर दिए, तो कहता क्या है, इट्स वैल्यू, फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ना। ओके, इसमें एज का क्या लेना देना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब एज का लेना देना होगा, एरिया का कैलकुलेशन। चार्ज के टर्म में फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो इनक्लोज चार्ज की बात करेंगे, तो क्यू इनक्लोज डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो हाफ हो गया, तो फाई डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। ओके, इनक्लोज चार्ज के टर्म में सिर्फ इनक्लोज चार्ज से मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से मतलब नहीं है, एज या वॉल्यूम से मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे और भी कर रखे हैं बच्चे। तो आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 तक, और इतने प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाला एक क्वेश्चन है, वो सब करोगे आप लोग, खुद से आज ही कर लेना, कल टेस्ट है आपका। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ। एंड देन तब तक के लिए आई होप कि सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैप्टर जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, हर एक वीडियो को देखो। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को बताया है कि इस कंसेप्ट को याद रखेंगे और इस तरह से याद रखेंगे, उस पर ही क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सारा थ्रू आउट चैप्टर देखोगे तो हमने एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।